वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की 4th क्लास है। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन कवर की है, हमने उसकी 5 डायमेंशंस कवर की है, हमने एलपीजी कवर किया है, हमने एलपीजी का इम्पैक्ट कवर किया है, हमने इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन कवर किया है और हमने मैनेजरियल रिस्पॉन्स कवर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे हो चुके हैं। अब हमारा ज्यादा ये चैप्टर नहीं बचा है, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हुए देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी आपने मेरे देखी होगी कि फीचर्स के हम बहुत से अलग अलग नाम से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हम फीचर्स को एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम से हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आइए अब जल्दी से देखते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के 7 फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए, अभी आप अंदर का बिल्कुल मत सोचना है कि क्या है, वो हम अभी करेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है कि ये जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है, दैट इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टडी। तो पहला फीचर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड फीचर क्या हो गया कि वो बहुत अनसर्टन है, हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है एनवायरनमेंट में या क्या हो सकता है। तो सेकंड क्या हो गया, अनसर्टेनिटी। थर्ड क्या हो गया हमारा फीचर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ बिजनेस के बाहर जो भी है वो सब कुछ आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। फोर्थ क्या हो गया हमारा, डायनामिक नेचर। फिफ्थ क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सिक्स्थ क्या हो गया हमारा, इंटर रिलेटेडनेस। और सेवंथ क्या हो गया हमारा, रिलेटिविटी। तो हमारे 7 फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। पहला कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड अनसर्टेनिटी, थर्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्थ डायनामिक, फिफ्थ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, सिक्स्थ इंटररिलेटेडनेस एंड सेवंथ रिलेटिविटी। एक बार फिर से देखते हैं हमारे 7 फीचर्स क्या क्या हो गए। पहला कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड अनसर्टेनिटी, थर्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्थ डायनामिक, फिफ्थ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, सिक्स्थ इंटररिलेटेडनेस एंड सेवंथ रिलेटिविटी। तो देखिए मैंने इन सबका फर्स्ट अल्फाबेट अंडरलाइन किया और हमारा छोटा सा बड़ा फनी सा स्लैंग क्या बन गया, कट द सर। अब आपको हंसी आ रही होगी, मैं अपने नहीं बात कर रहा कि आप सर को काट दो, बिल्कुल मत, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारे लिए बहुत जरूरत है मेरी क्लासेस की और मेरी, तो इसलिए ऐसा मत सोचना। एटलीस्ट अपने बोर्ड के एग्जाम तक तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। कट द सर का यहाँ पे मतलब है अपने अपने सर को काटो। चलिए, तो फर्स्ट सी से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी। यू से क्या हो गया, अनसर्टेनिटी। टी से क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। डी से क्या हो गया, डायनामिक नेचर। फिर एस से क्या हो गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आई से क्या हो गया, इंटररिलेटेडनेस। और आर से क्या हो गया, रिलेटिविटी। फिर से बोलेंगे, सी से कॉम्प्लेक्सिटी, यू से अनसर्टेनिटी, टी से टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डी से डायनामिक नेचर, एस से क्या हो गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई से क्या हो गया, इंटररिलेटेडनेस एंड आर से क्या हो गया, रिलेटिविटी। फिर से बोलेंगे, सी से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी, यू से क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, टी से क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डी से डायनामिक, एस से स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई से इंटररिलेटेडनेस, आर से क्या हो गया, रिलेटिविटी। तो आइए बच्चों जल्दी से अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ये 7 पॉइंट्स है क्या, इनको समझते हैं पहले और फिर इन 7 पॉइंट्स को हम रीड करेंगे अपने नोट्स में से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेकिन इसको कराने से पहले मेरे को आप लोगों से एक बार डेफिनेशन सुननी है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की आपको फर्स्ट क्लास में याद कराई थी। तो एक बार जल्दी से बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बोलेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ all the individuals, institutions and other forces that are external to the business but may affect its performance। एक बार फिर से बोलते हैं, business environment is the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are external to the business but may affect its performance। तो ये हमारे को अगर याद है तो उस डेफिनेशन को मैं बहुत से पॉइंट को समझाने के लिए आपको यूज करूंगा, इसलिए मैं चाहता था कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। तो जल्दी से समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। बेटा ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक बार यहाँ देखिए, मैंने एक सर्कल सा बनाया है और इस सर्कल में मैंने 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लिखी है, जो हमारी 5 डायमेंशंस होती है। हमें याद है कि हमारी 5 डायमेंशंस क्या क्या होती है। सब हमारे सबसे पहले डायमेंशन होती है सोशल, फिर लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इसका भी हमने स्लैंग बनाया था, स्लेप्ट। तो ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी पढ़ाई है या एक ऐसी फील्ड है कि उसको बिट्स एंड पार्ट्स में पढ़ना तो बहुत आसान है। मतलब उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना तो बहुत आसान है, तोड़ तोड़ के पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। परंतु इसको एक साथ ही पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ये कह रहा है कि इसको एक साथ पढ़ना मुश्किल है लेकिन पढ़ना भी एक साथ है।
कि इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ा पिज्जा रखा हुआ है, फार्म, वो क्या है ना, कंट्री फ्रेश पिज्जा या जो भी है वो कंट्री फार्म डिलाइट पिज्जा जो डोमिनोज का है, बड़े वाला पिज्जा, फार्म हाउस पिज्जा, ये आपके सामने रखा है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इस पिज्जा को बड़े आराम से, मतलब इसको बड़े टेस्ट लेते हुए आपको खाना है, तो आप कैसे खाओगे? एक एक स्लाइस निकालोगे इसकी, आराम से उसको लुफ्त उठाते हुए, आराम से उसको चखते हुए, एक एक बाइट को मेल्ट होने दोगे चीज को मन में, मुंह में, तो उसके बाद आराम से उसको खाओगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, आपके सामने पूरा उसका फार्म हाउस पिज्जा रखा हुआ है और मैं आपको कहता हूँ कि इस पिज्जा को आपको एक ही बारी में खाना है, तो एक बात बताइए, आप उसको खाने की कोशिश करोगे, कुछ चीज़ यहाँ से गिरेगी, कुछ टमाटर यहाँ से गिरेगे, कुछ प्याज यहाँ से गिरेगी, कुछ कहीं से गिरेगा, ना तो आप खाने में उसका लुफ्त उठा पाओगे और ना ही आपको, मतलब ऑब्वियसली आप बड़े अच्छे से उसको खा पाओगे। तो बिल्कुल ये वही बात है कि ये जो एक स्टडी है, इसको हम तोड़ के पढ़े तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ के पढ़ नहीं सकते, तोड़ के पढ़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक इंटर रिलेटेड स्टडी है। कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट लीगल पे आता है, लीगल का इंपैक्ट इकोनॉमिकल पे आता है, इकोनॉमिकल का इंपैक्ट पॉलिटिकल पे है, पॉलिटिकल का इंपैक्ट टेक्नोलॉजिकल पे है। तो अगर 5 चीजें आपस में जुड़ी हुई है, अगर हम 5 चीजें आपस में जोड़ रख के बैठे हैं, तो कैसे आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो? फिर तो आपको एक साथ पढ़नी पड़ेगी। जहां आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट इस पे भी है, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट इस पे भी है, तो जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी। इसको हम अभी रीड भी करेंगे, समझा, मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आइए हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो हमारे पॉइंट क्या कहता है कि एक अनसर्टेनिटी स्टडी है, मतलब बहुत अनसर्टेन है। देखिए बच्चों, मैंने आपको याद हो फर्स्ट क्लास, मैंने उस पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया था कि ये हमारा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस के बाद इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूशंस है और अदर फोर्सेस है। अब एक बात बताइए, जो चीज आपके बाहर है, जो चीज आपके बिजनेस से बाहर है, क्या उस पर कोई कंट्रोल है? मैंने आपसे बात की थी, उस दिन भी हमने बात की थी कि ना तो आपके कस्टमर्स पे कंट्रोल है, ना ही आपका पॉलिटिकल पार्टीज पे कंट्रोल है, ना ही आपका कोविड पे कंट्रोल है, ना ही आपका किसी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है। मतलब ये सब चीजें हो रही है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जो चीज पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि वो क्या, मतलब उसका क्या होएगा फ्यूचर में? तो बेसिकली एक बहुत अनसर्टेन स्टडी है। और ये अनसर्टेन क्यों है? बिकॉज पता ही नहीं है कि फ्यूचर हैपनिंग्स में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। कोई एक बात बताइए, क्या कोई जनवरी या दिसंबर में सोच सकता था कि 2020 इस तरीके का चैलेंजेस हमारे लिए लेके आएगा? देखिए इस वक्त जून 2020 चल रहा है एंड ऑलमोस्ट 30 जून आई जाएगी कुछ दिनों में, मतलब 6 मंथ्स, हाफ ईयर हमारा 2020 का पास हो गया है और उसमें ऑलमोस्ट 3 से 3.5 महीना लॉकडाउन में रहा। जब हम 2019 और 31 दिसंबर को पार्टी कर रहे थे हैप्पी न्यू ईयर की, तो क्या कोई ये सोच सकता था कि 2020 में ऐसे चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे? इट इज एवरीथिंग इज अनसर्टेन। और एक बात बताइए, ऐसी कौन सी ऐसी दो इंडस्ट्रीज है जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ही हाई लेवल की है, मतलब जिसकी अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा लेवल की है? तो वो 2 इंडस्ट्रीज कौन सी है? वो 2 इंडस्ट्रीज है हमारी, एक तो है हमारी जो हमारा टेक्नोलॉजी, जो हमारा ये होता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर। एक तो वहां पे बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है हमारी, तो बहुत जल्दी हमारे फ्यूचर में बदलाव आ सकता है। और दूसरा कौन सा होता है? फैशन भी बहुत जल्दी हमारा चेंज होता है। अब आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको समझाने के लिए मेरे को आपको ये डायग्राम यूज करना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके की एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, इट इज एन एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, और इसमें सब वो चीजें आ जाती है, वो सारी चीजें आ जाती है जो कि बिजनेस के बाहर है। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वो आपके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो अदर फोर्सेस भी हो सकती है। तो सब चीजों का मेल मिश्रण आपका क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट इसीलिए एक एग्रीगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है? एग्रीगेटिव का मतलब होता है कंबाइंड कॉन्सेप्ट माना गया है। फोर्थ पॉइंट पे आइए, फोर्थ पॉइंट कहता है कि एक डायनामिक नेचर है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजिंग, जो कि चीज रुकी ना रहे, बदलती रहे। तो ये पॉइंट कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है कि ये ऐसी चीज है जिसपे हर वक्त कोई ना कोई चेंजेस लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ उथल पुथल लगी हुई है। कभी भी हमारा एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हर वक्त होते रहते हैं। और वो और मुश्किल हो जाती है जब हम उसको क्लब कर देते हैं अनसर्टेनिटी के साथ, जब वो चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों रखता है, मतलब उसमें होते हैं।
स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो एक एंटरप्राइज को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो एक सारी एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करती है इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया तो इससे बहुत से बिजनेसेस को नुकसान हुआ, बहुत से बिजनेसेस फ्लरिश हुए, बहुत से लोगों ने पैसा बनाया पीपी किट्स बना के, और ये पर्सनल मेडिकल उसमें है फील्ड में, उन्होंने बहुत मनी भी बनाया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव नुकसान हो रहा है या पॉजिटिव फायदा हो रहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसने सबको इफेक्ट किया। ऑल द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री हैज बीन इफेक्टेड ड्यू टू दिस कोविड थिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हो रहा है ये जनरल फैक्टर है, कोविड इज अ जनरल फैक्टर। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप जैसे मेरे कस्टमर आप लोग हो, आप स्टूडेंट्स हो, तो मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, स्पेसिफिक फैक्टर्स हो गए। आपका कोई लेना देना नहीं है साइंस के टीचर से, आपकी कोई मतलब आप उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं मेरे कस्टमर्स, मेरे डेटर्स, मेरे क्रेडिटर्स, जो मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस वो होती है जो सबको इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, ये सब जनरल फोर्सेस है, क्योंकि ये जो फोर्सेस है ये एक इकोनॉमी में सारी फॉर्म्स को इफेक्ट करते हैं। किसी को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, किसी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, बट हाँ करते सबको इफेक्ट है। इसको मैं आपको डिफरेंसेस में लिखवाऊंगा टेबुलर फॉर्मेट में जब हम इसको रीड करेंगे। इंटररिलेटेडनेस जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट की 5 डायमेंशंस है, जैसे 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटररिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डायमेंशन में अगर कोई चेंज आएगा, कोई चेंज अगर एक डायमेंशन में आएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा किसी और डायमेंशन पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक पे इफेक्ट आने की वजह से दूसरे पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि एक पे इफेक्ट आएगा तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आज से कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से जो एक इकोनॉमिक भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, उसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, कुछ ट्रेंड्स बदले गए, तो वो क्या बन गया हमारा सोशल, उसकी वजह से हमारा किस पे इफेक्ट आया, सोशल पे इफेक्ट आया। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा पॉलिटिकल का भी देख लीजिए कि पॉलिटिकल जैसे हमारी लॉकडाउन हुआ, वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से अगेन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ये सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म बन गई, एक ट्रेंड बन गया, तो ये इसका इफेक्ट इस पर आया। तो कहने का मतलब क्या है, किसी एक के इफेक्ट की वजह से दूसरे एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट आता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सब जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट पे बताया कि ये जो 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, दे आर इंटररिलेटेड, वो आपस में जुड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कॉबवेब, मकड़ी का जाला देखा होगा, जितना आप उसको देखोगे और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो कितना एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड होता है। बिल्कुल वैसे ही ये है, ये एक दूसरे के साथ ये डायमेंशंस इस तरीके से जुड़ी हुई है कि अगर आप सोशल अलग करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल खिंचा आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल अलग करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद पॉलिटिकल खिंचा आ जाएगा, पॉलिटिकल अलग करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद इकोनॉमिकल खिंचा आ जाएगा, इकोनॉमिकल अलग करने की कोशिश करोगे तो लीगल खिंचा आ जाएगा। ये 4-5 अलग हो ही नहीं सकते, दे आर इंटररिलेटेड। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसको समझाने के लिए मेरे को आपको इकोनॉमिक्स की 2 टर्म बतानी पड़ेगी, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट और एक होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इनका मतलब नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल राम के मार्क्स आए मैथ्स में 100 में से 20 नंबर, ये फुल स्टॉप, ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। राम के मार्क्स आए मैथ्स में 100 में से 20 नंबर, ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप, खत्म। मैं कहता हूं राम के मार्क्स आए मैथ्स के पेपर में 100 में से 20 नंबर, वहीं पे श्याम के मार्क्स आए मैथ्स के पेपर में 100 में से 30 नंबर, ये क्या हो गया, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो रिलेटिव हो जाता है, और जब हम एक ही की बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। अब सर इसका यहाँ क्या मतलब है, इसका यहाँ ये मतलब है बच्चे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा एक रिलेशन में पढ़ा जाएगा, कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक अकेला स्टैंड अलोन नहीं पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये लाइन कंप्लीट नहीं है। ये क्या मतलब हुआ, बहुत अच्छी नहीं है इंडिया की टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब हुआ, आप कंपेयर किससे कर रहे हो, ऐसे तो बहुत अच्छी है टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू यूएसए। अब ये लाइन कंप्लीट हुई कि हाँ, अब ये कंप्लीट होती है लाइन कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू यूएसए। इंडिया में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू कोई भी और कंट्री ले लीजिए, तो ये रिलेटिव हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये हमेशा हम किसी के रिलेशन में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसको हम स्टैंड अलोन छोड़ दें, कभी भी ऐसा नहीं।
तो बच्चों आपको समझ में आया? आइए एक बार जल्दी से फिर से हेडिंग्स देखते हैं। सी से क्या है? सी से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी। यू से क्या हो गया? अनसर्टेनिटी। टी से क्या हो गया? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। डी से क्या हो गया? डायनामिक नेचर। एस से क्या हो गया? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। आई से क्या हो गया? इंटररेक्टिंगनेस। और आर से क्या हो गया? रिलेटिविटी। तो आइए जल्दी से एक बार इनको अपने नोट्स में से रीड करते हैं। इसका जो मैंने आपको एक टेबल बनवानी है वो भी मैं आपको जल्दी से बनवा दूं। तो आइए पेज नंबर हमारा 1.1 पे, सॉरी 3.1 पे स्लैंग आप वहां पे लिख लीजिए जल्दी से। आइए टोटलिटी ऑफ, पहला पॉइंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ all the things external to the business and as such is aggressive in nature। बच्चों वहां पे मैंने गलत वर्ड टाइप हो गया, गलती से एग्रेसिव टाइप हो गया। वो बेसिकली क्या है? एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव इन नेचर। आगे आइए, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड सच एज इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा इफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली। जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इंपैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो अब आप इसके, अगर आपके पास लेफ्ट पेज खाली है तो वहीं पे आप एक टेबल बनाइए, 3 कॉलम की टेबल बनाइए। उसका पहला कॉलम होगा बेसिस, दूसरा कॉलम होगा स्पेसिफिक फोर्सेस और तीसरा कॉलम होगा जनरल फोर्सेस। और पहला जो हमारा बेसिस होएगा उसके नीचे लिखिए मीनिंग। तो बेसिस, स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, और पहला जो बेसिस है हमारा उसके नीचे लिखिए मीनिंग। आइए मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस के नीचे लिखिए स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड फोर्सेस, specific forces include forces या factors that affect individual enterprises, individual enterprises directly। अब लिखिए जनरल फोर्सेस के नीचे, जनरल फोर्सेस इंक्लूड फोर्सेस या फैक्टर्स, जनरल फोर्सेस इंक्लूड फोर्सेस या फैक्टर्स that have impact on all the business enterprises, अब आप सेकंड बेसिस बनाइए अपना एग्जांपल्स। तो स्पेसिफिक में लिखिए, स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। जनरल फोर्सेस के नीचे लिखिए जनरल फोर्सेस इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये 1 मार्कर में भी आ सकती है और 2 मार्क्स में भी आ सकती है। तो अब आइए अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इंटररिलेटेडनेस। Different elements or parts of business enterprises environment are closely interrelated. For example, increased life expectancy of people and increased awareness for health care have increased the demand for many health products like diet food, fat-free cooking oil and health resorts etc. Basically क्या कह रहे हैं कि आजकल इतनी सारी दवाइयाँ आ गई है जिसकी वजह से ऐसी बीमारियों का भी इलाज हो पा रहा है जो पहले नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा बहुत इंप्रूव हो रहा है, उसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड खाना पसंद करते हैं, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह में जाकर रहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि टेक्नोलॉजिकल की वजह से लोगों का सोशल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, आइए डायनामिक। Business environment is a dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shifts in consumer preference or entry of new competitors। Basically क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ changes लगे हुए हैं, कभी कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, कोई कस्टमर प्रेफरेंसेस बदल रही है, कोई न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो डायनामिक है, मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल स्टैटिक हो। अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स स्पेशली व्हेन द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। मतलब क्या रहे हैं कि वैसे ही बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना कि हो क्या रहा है फ्यूचर में, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब ये जो चेंजेस है, जो हमारी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो, जैसे कि इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज।
नेक्स्ट पे आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटिवली इजियर टू स्टडी इन बिट्स एंड पार्ट्स बट वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। क्या कह रहे हैं कि इसको तोड़ के पढ़ना तो बहुत इजी है, लेकिन इसको एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द चेंज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ये जानना कि ये सब फैक्टर्स कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज करते हैं। रिलेटिविटी पे आइए। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। तो क्या कह रहे हैं कि साड़ीज की डिमांड जो है वो इंडिया में ज्यादा हो और फ्रांस में कम हो, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूं डिमांड फॉर साड़ीज इज फेयरली हाई इन इंडिया, तो ये लाइन इनकम्प्लीट है एज कंपेयर टू फ्रांस। तो अब जाके लाइन कंप्लीट हुई। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसको हम हमेशा किसी ना किसी के कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को पॉज करिए, ये सारा मेरा जितना भी एक बार रिवाइंड करके वापस सुनिए और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जिस पर हम किस चीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। एक बार फिर से उससे पहले लास्ट टाइम जल्दी से देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सी से क्या हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, यू से क्या हो गया अनसर्टेनिटी, टी से क्या हो गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डी से क्या हो गया डायनामिक, एस से क्या हो गया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई से क्या हो गया इंटरनेटेड रिलेटेडनेस एंड आर से क्या हो गया रिलेटिविटी। तो अब जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, एक बार रिवाइंड करके फिर से सुनिए। ओके बच्चों, तो अभी तक आपने अपना लास्ट क्वेश्चन कर लिया होगा जिसमें हमने अभी क्या किया था, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी ही क्यों करना है। मतलब आप अपने बैठे हुए हो, आप अपना बिजनेस करते रहो, आपको क्या फर्क पड़ता है कि भैया क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर लाई करता है ये इन पॉइंट्स में। तो बेसिकली बच्चों, बिजनेस जो है वो एक आइलैंड नहीं है। आइलैंड का मतलब क्या होता है, जो कि आपको पता ही है, जो आइलैंड जो होता है वो बिल्कुल जो सिटी लाइफ होती है, जो भी कोई भी टापू जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जो टापू या आइलैंड होता है वो सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। वो पानी में कहीं अलग सा बना हुआ होता है, पानी के बीच में, और उसको कोई मतलब नहीं है कि सिटी लाइफ में क्या हो रहा है, सिटी में क्या हो रहा है। वो अपना एकांत में प्राइवेट जगह पे बना हुआ होता है, जहाँ पे लोग अक्सर अपना हनीमून वगैरह बनाने जाते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट अपना थोड़ी प्राइवेट मोमेंट्स और प्राइवेट अपनी टाइम चाहिए होता है। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस एक आइलैंड नहीं है, बिजनेस एक सोशल चीज है जो कि ग्रो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा अपने एनवायरनमेंट के फोर्सेस के अंदर ही। अब आप अपने आप को ही कंपेयर करिए इससे। बिल्कुल सही टाइम पे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि हम लोग 3 महीने से, ऑलमोस्ट 3 महीने से लॉकडाउन में है। तो हम लोगों की हालत देखिए क्या हो चुकी। एक कुछ टाइम तक तो अच्छा लग रहा था कि हाँ सुबह कभी भी उठो, कभी भी सो, वो सब कुछ ठीक था। देखिए एक टाइम के बाद हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लग गए, क्योंकि हमारे को भी लोग चाहिए, हम अपनी फैमिली के बीच में ही है, वो दैट इज ओके, बट उसके अलावा भी हमें बाहर निकलना है, अपने घर से बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है अपने, और आगे काम पे जाना है, वो सब करना है। तो वो जब तक हम अपने आइसोलेशन पे बिल्कुल बंद रहे, तो एक टाइम के बाद वो आइसोलेशन हमें फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगती। तो बिल्कुल वैसे ही जो बिजनेस है वो अपने आप में ही सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको ग्रो करना है, उसको सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है और ग्रो करना है विद इन द फोर्सेस ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड उसी वजह से एक बिजनेस को हमेशा अपने आसपास स्टडी करना पड़ता है कि व्हाट द एनवायरनमेंट हैज टू ऑफर, व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर द बिजनेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या चेंजेस है एनवायरनमेंट जो थ्रेट साबित हो सकते हैं, या क्या चेंजेस है एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज साबित हो सकती है, वो सब हमें देखना है। तो पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देंगे, उसको स्लैंग से याद करेंगे, देन डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट के बच्चों देखो, जो इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आता है उसको हम सिग्निफिकेंस के नाम से भी जान सकते हैं। और मैंने आपने देखा होगा कि मैंने 6 पॉइंट्स लिखे और 6 पॉइंट्स के ऊपर मैंने कॉमन में लिखा है हेल्प्स इन। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो हेल्प्स इन है ना, ये सब पॉइंट्स के आगे आएगा और इससे मैं इसलिए स्लैंग नहीं बना सकता था। तो स्लैंग जो है वो मैंने इससे बनाया, अब सब पॉइंट के आगे हेल्प्स इन लगा देंगे। तो जैसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अभी आप सोचिए मत ये क्या है, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और सिक्स्थ पॉइंट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
अब आप देखिए स्लैंग से, आईटीसी हम सबको पता है, जो एक कंपनी है आईटीसी, जिसके आपके क्लासमेट के रजिस्टर भी आते हैं और भी आईटीसी की सिगरेट वगैरह के आपने मतलब आपको पता ही होगा। तो आईटीसी इज इंक्रीजिंग प्रोडक्ट्स, आईटीसी इज इंक्रीजिंग प्रोडक्ट्स, हमारा छोटा सा स्लैंग है इसका। जल्दी से देखते हैं आई से क्या हो गया, आई से अब आप ना इसको हेल्पसिन के साथ याद मत करिए, क्योंकि आपको पता ही इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आप हेल्पसिन अपने आप लगा देना सब में, तो आप सिर्फ ये याद करिए हेडिंग्स। आई से क्या हो गया, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग द फर्स्ट मूव एडवांटेज। हमारा टी से क्या हो गया, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सी से क्या हो गया, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। आई से क्या हो गया, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। दूसरा आई से क्या हो गया, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। और पी से क्या हो गया, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एक बार फिर से देखते हैं, आई से क्या हो गया, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग गेटिंग द फर्स्ट मूव एडवांटेज। टी से क्या हो गया, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सी से क्या हो गया, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। आई से क्या हो गया, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। दूसरा आई से क्या हो गया, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और लास्ट वाला पी से क्या हो गया, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो आइए बच्चों जल्दी से इनको एक एक करके रिवाइज करते, एक एक करके समझते हैं और फिर अपने नोट्स में से इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई बिजनेस अपनी आंख कान खुले रखेगा और देखेगा, अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्टडी करेगा, तो उसको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिसका वो फायदा उठा सकता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अब तो उसको काफी 3-4 महीने हो गए, लेकिन जब ये नया जनवरी फरवरी में आया था, बहुत से लोग तो चुपचाप बैठे रहे, ठीक है बस देखते रहे, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ने उस टाइम पे भी अपॉर्चुनिटीज निकाल ली थी। बहुत से लोगों ने उस टाइम अपनी नॉर्मल धंधे को बंद करके, नॉर्मल मार्केट में जो चीज वो बनाते थे उसको बंद करके क्या बनाने शुरू करते थे, मास्क वगैरह और सैनिटाइजर्स वगैरह। उस टाइम पे अगर आप याद करिए, मार्च के आसपास सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई थी, और सबको, जो बिजनेसमैन अवेयर है, जो बिजनेसमैन इंटेलिजेंट है, या जो बिजनेसमैन नजर रखता है अपने आसपास, उसको ये समझ आ गया था कि बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जहां पे हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सिर्फ एक दो चीजें ही चल पाएगी, जैसे कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, मास्क वगैरह। तो उसने क्या किया, उसने उनका काम शुरू कर दिया। एंड उस टाइम पे क्योंकि एक दो लोग, बहुत ज्यादा लोग नहीं बना रहे थे, कम ही लोग बना रहे थे, तो वो जो प्राइसेस बेच रहे थे वो उस पर सैनिटाइजर बिक रहा था। एक टाइम आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, बाद में इसको एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर करनी पड़ी थी और उसमें इसका प्राइस जो था वो सेट हुआ था। लेकिन तब तक भी बहुत टाइम निकल चुका था, और एक टाइम तो ऐसा था जब ये एनॉर्मसली हाई प्राइसेस में मिलता था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूव एडवांटेज। फर्स्ट मूव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मूव एडवांटेज का मतलब हुआ कि सबसे पहले आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और आप उसके लीडर बन गए। ये एग्जांपल तो मैंने आपको अभी के टाइम का दिया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जो आपके एनसीईआरटी का भी है और जो आपको, जिससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। आप सबको पता होगा एक ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम मारुति है, हम सबको पता है ये मारुति सुजुकी नाम है, लेकिन ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 1982 में। और 1982 में जब मारुति सुजुकी नहीं थी, जब सिर्फ मारुति थी, तो इसको लाया कौन था, तो राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के फादर है, उनका ये प्रोजेक्ट था कि वो चाहते थे कि इंडिया में नीड है, उस टाइम पे सिर्फ इंपोर्टेड कार्स थी, कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कार्स थी नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का ही साधन नहीं था, तो सारे इंपोर्टेड कार्स थी, उस पर इतनी ड्यूटी लगने के बाद कार्स इतनी महंगी हो जाती थी। तो उनका ये ड्रीम था कि इंडिया का जो एक लोकल मिडिल, मतलब जो छोटा मिडिल मैन है, वो भी मिडिल क्लास पर्सन है, वो भी इसको अफोर्ड कर सके, तो उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाया। एंड मारुति लीडर बन गई थी स्मॉल कार मार्केट सेगमेंट की, क्योंकि उस टाइम पे वो पहली कंपनी थी जिसने लोगों की नीड समझी थी कि आप उनको एक छोटी सस्ती गाड़ी चाहिए। तो मारुति 800 शायद आपने देखी हो, शायद आप बैठे भी हो, वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट कार थी, और वो इंडियन के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना, उनकी ड्रीम कार थी, क्योंकि वो आपको शायद ना पता हो, उस टाइम पे गाड़ी 30-40 हजार की आती थी। तो वो 30-40 हजार की एक गाड़ी मिल जाए लोगों को, जहां उस टाइम पे टोयोटा की जो गाड़ी थी इंपोर्टेड वो कई लाखों की आती थी, तो वो उस टाइम पे मारुति ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और दैट बिकेम द फर्स्ट company to understand the need of people of a small and a cheap car. So that is what the point is saying, identifying opportunities and getting the first mover advantage. अब आइए हमारे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा क्या कहता है कि environment also helps in tapping useful resources। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, हम सबको पता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ओपन सिस्टम है, बिजनेस एक ओपन सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ, बिजनेस जो है वो अपने इनपुट्स कहां से लेता है, वो अपने इनपुट्स लेता है सोसाइटी से, और उन इनपुट्स को फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके वापस उनको कहां बेचता है, सोसाइटी के पास।
तो इसका मतलब आप अपने इनपुट्स और अपने आउटपुट्स, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट हो गया, आउटपुट दोनों के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? सोसाइटी के लिए। तो एक बात बताइए, अगर आप अपने इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सोसाइटी को कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए? स्कैन करते रहना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि मार्केट में क्या नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही है। अदरवाइज अगर आप लेट हो गए तो आपको बचा कुचा माल ही मिलेगा और सारी बेस्ट रिसोर्सेज कौन ले जाएगा? आपके कॉम्पिटिटर्स ले जाएंगे। एक बात बताइए, जब आप कभी सेल वगैरह में जाते हैं, कहीं मान लीजिए कहीं सेल लग रही है, आप वहां जा रहे हैं, 4 दिन की सेल है और आप वहां पे तीसरे दिन पहुंचते हैं तो सब बचा कुचा माल मिलता है, सब अच्छा माल तो निकल चुका होता है। वही चीज यहाँ पे, और अगर फर्स्ट डे पे पहुंच जाते हैं तो आपको सब अच्छी चीजें मिल जाती है। तो देखिए, हम सबको पता है कि जो रिसोर्सेज है सोसाइटी में वो लिमिटेड है और सब फर्म्स जो है वो उनके लिए कॉम्पीट कर रही है। तो अगर आप पहले हुए उनको लेने के लिए तो आपको अच्छा रिसोर्सेज मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? बचा कुछ रिसोर्सेज ही मिलेंगे। तो इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता इस पॉइंट को समझाने का। अगेन वही पॉइंट है कि इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस में, अपना एग्जांपल देता हूँ, क्लासेस वगैरह बंद हो गई। अब हमें नहीं, अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल ही बंद बैठा रहता हूँ, मैं नहीं देखता आसपास क्या हो रहा है, तो शायद मैं क्लासेस नहीं लेता। मैं सोचता जब खुलेगा स्कूल तब देख लेंगे, लेकिन मैंने आसपास देखा कि और इंस्टीट्यूट में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लासेस कैसे ली? तो हमें पता चला कुछ जूम ऐप से ले रहे हैं, कुछ गूगल के ऐप से ले रहे हैं, कोई और माइक्रोसॉफ्ट के ऐप से ले रहे हैं, तो अलग अलग ऐप से ले रहे हैं। और ये वो सावधानियां, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो। तो वो सब हमने देखा और उसकी ही वजह से हम क्या कर पा रहे हैं। आज हमारी क्लासेस चल रही है, आपको पता ही, हमारे सेशन का ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स निकल चुके हैं, हमारा कोर्स भी मतलब अपनी पेस पे चल रहा है, वो सब चीजें हुई। तो मतलब एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था और धीरे धीरे लोगों ने उसको ऑप्ट किया। जैसे अभी कोरोना वायरस की और भी चीज ले लीजिए, और बिजनेस के एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत बिजनेसेस जो थे वो बिल्कुल बहुत इफेक्ट हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब चीजें हुई, वो उन लोगों ने उसको अडाप्ट करना शुरू किया, जस्ट बिकॉज उन्होंने देखा आसपास लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे अपने में चेंजेस ला सकते हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं। हमने दूसरी कंट्रीज से सीखा कि आसपास वो कंट्रीज कैसे ऑपरेट कर रही है, वो सब चीजों से हमने भी उन चीजों को, चेंजेस को अडाप्ट किया। लेकिन वो तभी हो पाया ना जब हमने अपनी आंखें और कान और आंख नाक सब कुछ खुला रखा और देखा कि आसपास क्या हो रहा है। अगर हम अपना सब दिमाग बंद रखते हैं, आंख बंद रखते हैं, देखते नहीं भैया मैं हूं, मैं अपने से मतलब रखता हूं, मेरे को क्या मतलब कोई और क्या कर रहा है, तो शायद हम इतने आराम से इन चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते, इन सिचुएशन के साथ कोप अप नहीं कर पाते। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बच्चों, जहां पे हमने पढ़ा कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट भी देता है। और अगर थ्रेट मतलब अगर हम थ्रेट को टाइम पे एक्सेस कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक उससे लड़ने के काबिल होते हैं। लेकिन अगर हम थ्रेट को टाइम पे एक्सेस मतलब उसको एसेस नहीं कर पाते, फोरकास्ट नहीं कर पाते, तो हम बहुत मतलब एक तरीके से बैटल हार चुके होते हैं। जैसे आपको पता है यूएस वगैरह की जो सिचुएशन इस वक्त है, वो एसेस ही नहीं कर पाए टाइम पे, और देखिए उनकी क्या हालत है। और इंडिया ने जहां पे कोशिश की, पहले लॉकडाउन कर दिया काफी, तो उस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हमारे देश में कोरोना बहुत कंट्रोल है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि उस लॉकडाउन की वजह से काफी जो मतलब डेथ रेट हो सकता था वो बच गया है, क्योंकि हमने अपना को पहले ही प्रिपेयर कर लिया, थ्रेट को हमने देख लिया, हमने उसको थ्रेट को फोरकास्ट कर लिया और अपना को प्रिपेयर कर लिया। आपको पता है बड़े बड़े मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हुआ, जो हमने लॉकडाउन किया है इंडिया में उससे कोई कोरोना खत्म नहीं हुआ, उससे कोई कोविड के केसेस भी शायद कम ना हो, लेकिन उससे हमें टाइम मिल गया अपने हॉस्पिटल्स को, अपनी स्टेट्स को, अपनी कंट्री को प्रिपेयर करने के लिए जो कोरोना की सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी और हम देखेंगे। हर कंट्री कोरोना से इफेक्ट हो रही है और सब इफेक्ट होएगा, ये नहीं है कि हम बच जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि और कंट्रीज में जब कोरोना का वो विशाल रूप आया, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था करना क्या है, उनके पास ना रिसोर्सेज थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना और चीजें थी। ये चीजों को देखते हुए आपस में जब हमने आसपास देखा ये हो रहा है, तो इंडिया में हमने लॉकडाउन पहले कर दिया, जिससे हमने क्या किया, जो टाइम पीरियड हमें मिल गया जब कोरोना का प्रभाव तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, तो हमने अपना को प्रिपेयर कर लिया कि अब जब वर्स आएगा, अभी वर्स आया नहीं है, अब जब वर्स आएगा तो हम अपने आप को उससे लड़ने के काबिल हो। तो वही ये पॉइंट कहता है कि अगर एक बिजनेस अपने आसपास मतलब आंख वगैरह खुली रखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है नुकसान और क्या थ्रेट हो सकता है, जिससे वो अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर ले। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मार्च में एक तरीके से हमारे को इन्फॉर्मेशन सी मिलने लग गई थी कि जी ये लॉकडाउन हो सकता है और लॉकडाउन हो जाएगा तो शायद हमारा इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं खुले। तो अगर देखिए हम लोगों ने, जब हम टीचर्स थे, जब लॉकडाउन अनाउंस नहीं हुआ था ऑफिशियली, बस बात हो रही थी कि हो सकता है, अगर उस टाइम पे हम बिल्कुल ही अपनी मतलब बंद हो जाते, अपना को बंद कर देते, जी हम नहीं देखेंगे आसपास क्या हो रहा है, तो शायद आज आपकी क्लासेस नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि देखो इन क्लासेस को करने के लिए हमारे को ब्लैक बोर्ड चाहिए,
हम जो मतलब व्हाइट बोर्ड चाहिए, कुछ एक दो चीज़ें चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, तो एक दो तीन चीज़ें हैं, नेट फैसिलिटी चाहिए अच्छी। देखो नेट हमारे पास था, लेकिन एक अच्छा नेट कनेक्शन चाहिए, फाइबर के केबल वाला नेट कनेक्शन चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, जिससे कि वो बार बार ना जाए। तो हमने क्या किया, हम टीचर्स ने जब लॉकडाउन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था, बट बस ये था कि होने वाला है, हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, कुछ चीज़ें हम पहले से ले आए। देखो बच्चों, इस सिचुएशन से पहले मैंने कभी अपने घर के एक रूम में क्लासेस नहीं ली है। ब्लैक बोर्ड मैंने एक दीवार पे लगा रखा है, एक वॉल पे लगा रखा है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन करना पड़ा। तो हमने क्या किया, हम पहले से ब्लैक बोर्ड लिया है, एक ये लिया है, हमने इसको लगवा लिया, अपना कनेक्शन और हाई स्पीड लगवा लिया, ट्राइपॉड स्टैंड बेसिक चीज़ें जो होती है वो ले लिया, कंप्यूटर वगैरह अच्छा एक अपने पास असेंबल कर लिया, सब कुछ चीज़ें थी और या इधर उधर थी, मतलब हमने उसको असेंबल कर लिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, जब ऑफिशियली लॉकडाउन, देखो मोदी साहब तो एक दिन आया, उन्होंने बोल दिया कि भाइयों बहनों आज रात से एक 21 दिनों के लिए, वो जब आए थे 24 तारीख को आए थे, 25 तारीख से आपका लॉकडाउन अनाउंस हो गया था कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक अब आप कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर ऐसा होता है, हमारे पास ये सब नहीं होता, तो हम कैसे लेते आपकी क्लास, और आपकी क्लासेस तो अप्रैल में शुरू हो ही गई थी। अगर आपको याद होगा 2 अप्रैल से तो मैंने आपको वीडियोस भेजना शुरू कर दी, तो मेरी क्लास 22 अप्रैल को थी और सब्जेक्ट्स की क्लास उससे पहले शुरू हो गई थी। तो अगर हम अपना कोई प्रिपेयर नहीं करते तो क्या हम अपनी क्लासेस ले पाते? नहीं। तो हमने अपने आँख कान वगैरह सब कुछ खुले रखे, हमने अपना को प्रिपेयर कर लिया, हमें पता था कि थ्रेट आने वाला है और मैंने उससे अपना को पहले ही प्रिपेयर कर लिया और हमने उससे फाइट कर ली, अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह वो मतलब एक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ये कहता है कि अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपने चीज में तो किसी को गलती नहीं लगती, लेकिन मैंने वॉच किया कि और टीचर्स इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले रहे हैं और मुझे समझ में आया यार वो टीचर ये चीज और कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे मैं अभी भी इससे पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक चीज हो सकती है इंप्रूवमेंट के नाम पे कि मैं टच पैड लिया हूँ, जो वो टच पैड होता है उसमें लिखा हो आपके पास सब कुछ आता है, तो वो चीज है वो टीचर कर रहा है, उससे और अच्छी उसकी क्लासेस हो रही है। क्योंकि मैं भी तो देखता हूँ ना, जैसे आप मेरे को देखते हो यूट्यूब पे, तो मैं भी तो यूट्यूब पे और टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह देखता हूँ। कोई इसमें शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में इस बात को कि मैं भी और टीचर्स को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लर्निंग तो कभी खत्म भी नहीं होती। तो मैंने उनको देखा और अगर मेरे को लगता है और अगर मैं वो अरेंज कर पाया और मैंने अब मान लीजिए मैंने अगले कुछ टाइम पे एक टच पैड का भी वो यहाँ पे सेटअप कर लिया और मेरी क्लासेस और अच्छी हो गई, तो बुराई क्या है? लेकिन अगेन बात क्या हुई, ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने अपने आप को छोड़ के अपने दायरे से बाहर निकल के देखा कि आसपास क्या हो रहा है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। एंड लास्ट पॉइंट ये कहता है कि देखिए, जैसा भी हमने बोला कि बिजनेस एक दोनों चीजों का सोर्स है, वो अपॉर्चुनिटीज का भी सोर्स है, वो थ्रेट्स का भी सोर्स है। तो बिजनेस को अपनी जो प्लानिंग करनी है, जो प्लान्स बनाने हैं, वो एनवायरनमेंट को देखते हुए ही बनाने हैं, और जो पॉलिसीज बनानी है वो भी एनवायरनमेंट को देखते हुए ही बनानी है। एनवायरनमेंट को बिना स्कैन करे आप अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज नहीं बना सकते। तो आइए बच्चों जल्दी से एक बार इसको रीड करते हैं नोट्स में से। होपफुली आपने स्लैंग लिख लिया होगा। आईटीसी इज इंक्रीजिंग प्रोडक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स इट enables the firms to identify opportunities and getting the first mover advantage. An environment provides numerous opportunities for business success. Early identification of these opportunities helps an enterprise to be the first one to exploit them instead of losing them to the competitors. बच्चों आपको ये मत समझना कि सर ये exploit word क्यों लिख दिया। exploit word तो गलत होता है बेटा, exploit word वैसे गलत होता है, लेकिन resources के साथ हम exploit word ही यूज करते हैं। That please you should exploit the resources. exploit मतलब आपको उनका true potential निकालना चाहिए। For example, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first company to recognize the need of small cars in an environment of rising petroleum prices. आपको आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हो। 1982 में मारुति लॉन्च हुई थी इंडिया में, गुड़गांव मानेसर में इसका प्लांट लगाया गया था। Second, it helps to identify threats and early warning signals. Environment awareness can help managers to identify threats on time, which can act as early warning signals. इसमें एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है आपके बिजनेस में, और वो आप ऑब्वियसली आपसे बेटर ऑफर्स दे सकती है कस्टमर को। तो आपके लिए वो एक तरीके की घंटी होनी चाहिए, खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, और आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए उससे फाइट करने के लिए। मैं आपको अपने बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह मतलब चला रहा हूँ और ये ऑनलाइन वगैरह भी चला रहा हूँ, और मुझे पता चला कि बाहर आउटसाइड इंडिया एक यूएस की कोई कंपनी है जो ऑनलाइन क्लासेस
के बिजनेस में ही है, वो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है, वो इंडिया में भी अपना सेटअप करना चाहती है और वो उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा उनके पास फंड्स है, सब कुछ है, कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि देखिए एक ग्लोबल कंपनी आज आने वाली है आपके बिजनेस में, तो आपको अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उनसे लड़ने के लिए। तो अगर आपने टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तब तो आप लड़ पाओगे। पता चला आपने प्रिपेयर नहीं किया, एक दिन वो आई और उन्होंने फ्री में बच्चों को फ्री में बोल दिया कि 11-12 के और सब क्लासेस के बच्चों को हम एक साल फ्री में पढ़ाएंगे, हमारे नोट्स एक्सेसिबल है, ऑनलाइन आप ले लीजिए। तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब जाओगे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे वहां शिफ्ट हो सकते हैं और आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि उनके नोट्स एक्चुअली में अच्छे हुए तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आपको टाइम पे इस चीज को असेस कर लिया, फोरकास्ट कर लिया, आपने अपने आपको टाइम पे प्रिपेयर कर लिया और आपने और बेटर फैसिलिटीज और बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज निकाली उनसे फाइट करने की, तो हो सकता है आप इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से अपने आप को निकाल लो। तो आइए आगे चलते हैं। It helps in tapping useful resources. Example पढ़ लेते हैं. If an Indian firm finds that a foreign multinational is entering the Indian market with new substitutes, it should act as a warning signal. It helps in tapping useful resources. A business is an open system which get resources such as capital, labor, machines, equipments, etc. from the environment. यहाँ इतना ना इतना जितना भी तक हमने पढ़ा है इसको एक बॉक्स में डालिए, बॉक्स में। Second लिखिए, they convert them into goods and services desired by the customer who are again the part of environment and then supplies it back to the environment. तो इसको ये जो अब हमने पढ़ा है इसको एक बॉक्स में डालिए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। A business is an open system which gets its resources such as capital, labor, machines, etc. from the environment, पहले बॉक्स। Second, converts them into goods and services desired by the customers who are again a part of the environment and supplies it back to the its output to the environment. ये दूसरा बॉक्स। अब तीसरी लाइन में क्या हो गया, 10 बिजनेस फर्म्स डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर टैपिंग वेरियस रिसोर्सेज एंड फॉर द सेल ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजों के लिए, इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए बिजनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को क्या नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरनमेंट हैज टू ऑफर। आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, मतलब टैपिंग, ये जो मैंने आपको बताया कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, इसमें ना थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि देखिए पढ़ते हैं टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस। टर्बुलेंट का मतलब क्या हुआ, फास्ट चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी। आजकल लोगों में ब्रांड लॉयल्टी नहीं रही, आजकल लोग एकदम से ब्रांड को स्विच करते हैं। डिविजन्स एंड सब डिविजन्स ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट जो है वो बटे जा रही है, मार्केट के अंदर छोटी छोटी मार्केट्स खुले जा रही है। एंड मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ये कुछ तरीके की चेंजेस है जो रोज हो रहे हैं। Just a few of the images that describe today's environment. All sizes and all types of enterprises are facing this competition. तो मतलब हमने बताया कि पहले लाइन में कि कुछ डिमांड्स, रोज कस्टमर की नई डिमांड्स आ रही है, रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रोज मार्केट टूट रही है, रोज कंपटीशन बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है मार्केट में, एनवायरनमेंट में, मतलब वो स्टैटिक नहीं है। और हर तरीके की फर्म, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, इससे इफेक्ट हो रही है। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दीज चेंजेस, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। बच्चों इसकी जो स्पेलिंग हेडिंग है ना, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, वो यहाँ तो सही लिखी है, लेकिन इससे पहले जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना इस पेज पे, उस पे मैंने कोपिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, टाइप हो गई, वो कॉपिंग हो गई, उसको ठीक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो since environment is a source of both opportunities and threats for a business enterprise, its understanding can be the basis for deciding the future course of action and making guidelines or training guidelines for decision making. It training guidelines की जगह making guidelines कर दीजिए for decision making. And last point, it helps in improving performance. The enterprise that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. अब MCQ में ये लाइन आ जाएगी, बोला जाएगा which significance of business environment is highlighted over here, तो आपको पता होना चाहिए कि it helps in improving performance की बात है। बच्चों इसकी इंट्रोडक्शन पे आइए, इसकी इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी है, मतलब वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, इससे पिछले पेज पे फ्लो चार्ट के ऊपर, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बिजनेस एंटरप्राइज डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। क्या मतलब हुआ, ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से अकेले में नहीं रह सकते, कंफाइनमेंट में नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। बिजनेस इज नॉट एन आइलैंड इनटू इटसेल्फ, वो कोई आइलैंड नहीं है, इट सर्वाइव्स, एग्जिस्ट एंड ग्रोज विद इन द एलिमेंट्स एंड फोर्सेस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मतलब क्या कहता है, जो मैंने आपको पहले समझाया भी था कि बिजनेस जो है वो कोई टापू नहीं है, वो कोई एनवायरनमेंट, वो कोई आइलैंड नहीं है जो अकेला बस रह जाएगा और सर्वाइव कर जाएगा। उसको सिटी के बीच में, उसको सोसाइटी के बीच में, उसको अपने एनवायरनमेंट के बीच में ही ग्रो करना है।
तो इस इस वीडियो में हमने अपनी दो चीजें कवर की, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अपना दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट क्या रहेगी कि एक तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख के दोनों चीजों को याद करिए और उसके बाद एक बार लिख लीजिए। अगर आपने एक बार इन दोनों चीजों को इस आज ही वीडियो के बाद लिख लिया तो मेरी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।